हुआ ऐसे हाथ बंधे हुए, उसका पूरा ये दोनों चीरा हुआ था, आँख फोड़ दिए, बाल वाल सब छील दिए थे, गोड़ वोड़ एकदम तोड़ दिए थे। ये पूरा चीज हम तो वहाँ देखते ही तुरंत गिर गए, फिर हमको उठा के लेके आए, तो हम घर आए तो होश आया हमें। आप क्या लगती है लड़की? मैं उनकी भाभी हूँ, मेरी ननद है, वो हमसे बड़ी है। तो अच्छा कितने कब से ये गायब थी? वो तो रात को 9 बजे से यहाँ से गई थी, 9-10 बजे। तो कितने कितने बजे आपको पता लगा कि अभी तक घर पे नहीं आई है? हमें तो सुबह पता लगा कि अभी तक घर नहीं आई है, तो फिर सब लोग छानबीन करने लगे, नहीं मिला। फिर वो क्या कहते हैं, उधर बगिए के साइड में गए तो उसका कपड़ा, प्लाजो और कुर्ती और ब्रा वगैरह सब। अयोध्या से करीब 13 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव पड़ता है जिसमें एक दलित परिवार रहता है। 31 जनवरी 2025 की सुबह जब ये दलित परिवार सो के उठता है तो देखते हैं उनकी बेटी जो रात को गांव में हो रहे धार्मिक कार्यक्रम में गई थी, भगवत कथा सुनने गई थी, वो रात को घर वापस नहीं आती। अब ये देखकर परिवार वालों की चिंता बढ़ती है, जिसके चलते आसपास के पड़ोसी और रिश्तेदारियों से में पूछताछ करते हैं, लेकिन किसी को बेटी के बारे में कुछ पता नहीं होता, जिसके चलते परिवार की चिंता बढ़ रही थी। दरअसल इस बेटी की उम्र 22 साल होती है, जिसका मानसिक विकास पूर्ण रूप से नहीं होता, जिसके कारण ना वो पढ़ने लिखने जाया करती थी, लेकिन घर का काम और बाकी काम पूर्ण रूप से कर लिया करती थी। अब बेटी की जैसे खोजबीन होती है, पूरा एक दिन बीतने के बाद जिस दशा में बेटी मिलती है, उस दृश्य को देखकर वहां मौजूद कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं। परिवार वाले और एक महिला जो वहां पर बेहोश होती है, एक पत्रकार को बयान देती है। वो बयान सोशल मीडिया पे इतनी तेजी से फैलने लगते हैं कि सब लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार अयोध्या में क्या हुआ और वो लड़की कौन थी। बड़े बड़े नेता इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। तो आज बात करने वाले हैं हम इस घटना की जो अयोध्या में घटी है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्राइम की कहानियां। मैं निकिता आपके लिए लेके आती रहूंगी क्राइम की कुछ सच्ची घटनाएं। चैनल पर नए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की घटना अयोध्या, जिसे राम नगरी पुकारा जाता है, राम मंदिर की गूंजें जहां दूर दूर तक सुनाई आती है, वहां के एक छोटे से गांव की है, जहां पल रहे कुछ रावण एक 22 साल की लड़की के साथ ऐसी बारंबारता करते हैं, ऐसी ज्यादती करते हैं कि उसकी मौत हो जाती है। आज हम उस दर्दनाक घटना के बारे में बात करेंगे जो उस लड़की के साथ हुई। चलते हैं आगे इस घटना की ओर। गांव में एक धार्मिक कार्यक्रम, भगवत कथा चल रही थी, जिसमें लड़की जाना चाहती थी। परिवार वालों को बताकर वो उस भगवत कथा में चली जाती है सुनने के लिए। रात का समय था, परिवार वालों को अंदाजा नहीं था कि लड़की घर वापस नहीं आई है, जिसके चलते वो लोग सो जाते हैं। 31 जनवरी 2025 की सुबह जब परिवार वाले सोकर उठते हैं तो देखते हैं उनकी लड़की जो रात को धार्मिक कार्यक्रम में गई थी, भगवत कथा सुनने गई थी, वो पूरी रात से घर वापस नहीं आई है। परिवार वाले आसपास पूछताछ करते हैं, रिश्तेदारियों में पूछताछ करते हैं, लेकिन किसी को बेटी के बारे में कुछ पता नहीं होता। अब ये देखकर परिवार वालों की चिंता बढ़ रही थी। परिवार वाले और पड़ोसी करीब 11 बजे तक कोई ऐसी जगह नहीं ढूंढते जहां पर लड़की को ढूंढा नहीं जाता। विचार किया जाता है कि अब पुलिस स्टेशन में जाके मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवानी पड़ेगी, जिसके चलते परिवार वाले गांव से कुछ दूर दर्शन नगर चौकी पहुंच जाते हैं और वहां जाकर पुलिस को बताते हैं कि उनकी बेटी करीब रात के 10 बजे भगवत कथा सुनने गई थी, वो पूरी रात से घर वापस नहीं आई है। अब इस बात को सुनकर पुलिस वाले इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते। वो बोलते हैं कि आप अपनी बेटी को अपने स्तर पर खोजबीन कीजिए। परिवार वाले वहां से वापस आ जाते हैं, अपनी खोजबीन जारी करते हैं। पूरा दिन बीत जाता है, शाम के 7 बज जाते हैं, लेकिन लड़की का अभी भी कुछ पता नहीं चल रहा था। परिवार वाले दोबारा पुलिस स्टेशन आते हैं और अब पुलिस पर दबाव डालते हैं, जिसके चलते पुलिस मिसिंग रिपोर्ट तो दर्ज कर लेती है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी इस चीज को ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रही थी।
पूरा एक दिन बीत जाता है, रात बीत जाती है, लड़की अभी भी लापता थी। परिवार वालों की चिंता बढ़ती ही जा रही थी। गांव वालों के बयानों और परिवार वालों के बयानों से पता चलता है कि पुलिस ने बोला था कि उनके स्टाफ के कुछ लोगों की ड्यूटी प्रयागराज में लगी हुई है, जिसकी वजह से स्टाफ कम है, तो आप अपने स्तर पर लड़की की छानबीन कीजिए। जब लड़की की छानबीन चल ही रही थी, उसी वक्त गांव के पास एक ITI कॉलेज के बाहर खून के निशान दिखाई देते हैं। ये खून के निशान एक शौचालय की तरफ जाते हैं। जैसे ही सब लोग उस तरफ आगे बढ़ते हैं, वहां पर एक बालू के ढेर के ऊपर एक बोरी दिखाई देती है जो खून से लथपथ होती है, और उस जगह से खून के निशान और कुछ रगड़ के निशान पास के एक खेत की तरफ जा रहे थे। अब जैसे ही सब लोग चारों तरफ बिखर जाते हैं और लड़की की खोजबीन करते हैं, उसी वक्त लड़की के जीजा की निगाह एक नाले पर जाती है जो सूख चुका था। उस नाले की तरफ आगे बढ़ता है तो वो उस दृश्य को देखता है कि वहां मौजूद हुए वो लोग बेहोश होने लगते हैं। उनमें से एक महिला जो बेहोश हो जाती है, वो मीडिया में बताती है कि लड़की की लाश बिल्कुल निवस्त्र थी, एक भी कपड़ा उसके तन पर नहीं था, लड़की के हाथ पैर बंधे हुए थे, लड़की एक जगह ऐसी नहीं थी जहां चोट के निशान ना हो, आंखों को नोच नोच कर फोड़ दिया गया था। प्राइवेट वार्ड देखने से लग रहा था कि इस तरीके से जख्मी कर दिया गया है जैसे कांच की बोतल या डंडा उसके अंदर डाल दिया गया। लड़की की भाभी ये भी बताती है कि लाश मिलने से कुछ समय पहले एक बगीचे में लड़की के कपड़े मिले थे जो खून से लथपथ थे, और उन कपड़ों को देखने से लग रहा था कि लड़की के मलमूत्र तक डर की वजह से कपड़ों में निकल गए थे। अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस लड़की के लिए वो रात कितनी काली बना दी गई थी, कितनी बुरी तरीके से दरिंदगी की गई थी, इतनी बुरी तरीके से पीटा गया था लड़की को। अब जैसे ही पुलिस घटना स्थल पर आती है, अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, वहीं 4 टीम गठित कर अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी करती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ITI कॉलेज में काम कर रहे कर्मचारियों से पूछताछ होती है, वहीं जो लोग वहां पर रहा करते हैं उनसे पूछताछ करती है। तब एक चपरासी के बारे में पता चलता है। उस चपरासी का नाम दिग्विजय सिंह होता है, जो पेंटिंग का काम किया करता था अपने 2 दोस्तों के साथ, जिनका नाम हरिराम कोहरी और विजय साहू होता है। ये तीनों पेंटिंग का काम किया करते थे। वहीं दिग्विजय सिंह चौकीदारी का भी काम किया करता था। अब पुलिस जैसे ही दिग्विजय सिंह से बयान लेती है, पुलिस को उस पर शक हो जाता है, क्योंकि दिग्विजय सिंह कोई सटीक जवाब नहीं दे रहा था। वहीं जब CCTV कैमरे खंगाले जाते हैं तो पता चलता है कि उस रात दिग्विजय सिंह अपने दोस्त हरिराम कोहरी और विजय साहू के साथ नशे में धुत था, शराब पी रहा था। जैसे ही पुलिस उन तीनों को हिरासत में लेती है, सख्ताई से पूछताछ करती है, वो तीनों अपना जुर्म कबूल करते हैं और बताते हैं कि उस रात वो लोग खेत में दारू पी रहे थे। लड़की धार्मिक कार्यक्रम जो घटना स्थल से करीब 500 मीटर दूर था, वहां से अकेली आ रही थी। अब जैसे ही दिग्विजय की निगाह लड़की पर पड़ती है, उसे अपना बदला याद आ जाता है, जिसके चलते तीनों उसका अपहरण कर लेते हैं। अपहरण करने के बाद उसको निवस्त्र कर देते हैं। लड़की जब विरोध करती है, उसे इतनी बुरी तरीके से मारते हैं, उसके सर पर डंडे मारते हैं, उसके साथ करीब 1 घंटे तक दरिंदगी कर। लड़की चीखती है, चिल्लाती है। पास में धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था, जिसकी वजह से लड़की की आवाज दब जाती है और लड़की की मौत हो जाती है। अब लड़की की मौत होने के बाद तीनों घबराने लगते हैं और लाश को ठिकाने लगाने के बारे में सोचते हैं। करीब 700 मीटर के दायरे में वो लाश को इधर उधर उस रात लेकर जाते हैं और वहां के एक सूखे नाले में बांध कर डाल देते हैं। जैसे ही इस बात का खुलासा होता है, पुलिस मीडिया में बताती है कि इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेके जाया जाएगा, जिससे अपराधियों को जल्दी से जल्दी कड़ी सजा मिलेगी। हालांकि पुलिस ने अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कोई खास रूप से खुलासा नहीं किया है। पोस्टमार्टम में बताया गया है कि लड़की की मौत ब्लीडिंग के। जब ये केस सोशल मीडिया पे काफ़ी तेजी से वायरल होता है, तब बड़े बड़े नेता इस केस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और परिवार वालों के साथ सहानुभूति जताते हैं।